अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 एकॉस्टिक का इस चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक मरतबा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकॉस्टिक की डेफिनेशन, फिर साउंड की डेफिनेशन और स्पीड ऑफ साउंड में हम न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड को ड्राइव करने जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड इज कॉल्ड एकॉस्टिक। एकॉस्टिक जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें साउंड की प्रोडक्शन, साउंड की प्रॉपर्टीज के हवाले से क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें साउंड की प्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है उसे हम कहते हैं एकॉस्टिक। अब साउंड है क्या, हम बात करते हैं साउंड। इट इज़ अ सेंसेशन रिसीव बाय एन एयर। भाई साउंड क्या है, सेंसेशन है जो हमारे एयर यानी हमारा जो ऑडिटरी सिस्टम है, हमारा जो सुनने का निज़ाम है वो उसको रिसीव करता है। इट इज़ प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसके लिए शर्त है कि कोई भी चीज़ वाइब्रेट करे जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान होनी चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ एक सेकेंड में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के दरमियान वाइब्रेट करेगी, उसकी आवाज़ हम क्या कर सकेंगे, सुन सकेंगे। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी आवाज़ हम नहीं सुन सकेंगे, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो भी हम नहीं सुन सकेंगे। तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड रिक्वायर्ड अ मीडियम। और याद रखिएगा, वेव्स की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांसवर्स वेव जिसमें क्रेस्ट और ट्रफ होता है और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखें, एक थी वेव जो ट्रांसवर्स वेव थी, जो लाइट वेव की हम बात करें, क्रेस्ट ट्रफ। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसमें क्या होता है, कंप्रेशन होता है और फिर होता है रेरफेक्शन। फिर क्या होता है, कंप्रेशन होता है, फिर क्या होता है, रेरफेक्शन। तो साउंड जो है वो क्या है, साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो है वो एग्जांपल है। और इसके लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। मीडियम क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। वैक्यूम में ये ट्रेवल नहीं कर सकेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस इसके लिए क्या है, शर्त है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड के हवाले से और फिर इसमें न्यूटन ने क्या फॉर्मूला ड्राइव किया, हम उसकी बात करेंगे। साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। साउंड जो है वो क्या करता है, अभी मैंने बताया कंप्रेशन, एक जगह कंप्रेशन होगी, फिर रेरफेक्शन होगी, कंप्रेशन होगी, फिर रेरफेक्शन होगी। तो कंप्रेशन और रेरफेक्शन की फॉर्म में करता है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, स्पीड जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम कितना कंप्रेस हो सकता है, और दूसरा आ जाएगा इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, मीडियम इनर्शियल प्रॉपर्टी यानी उसकी डेंसिटी के हवाले से बात होगी। तो न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड की हम बात करेंगे। भाई कोई भी मीडियम जितना कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। कंप्रेशन देखिए, इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना वो होगा। और इनर्शियल प्रॉपर्टी उस मीडियम की अगर हम बात करने जा रहे हैं, इनर्शियल प्रॉपर्टी यानी उसका मीडियम की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। न्यूटन प्रपोज द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन ने ये फॉर्मूला बताया, स्पीड ऑफ साउंड बराबर है अंडर रूट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम कितना कंप्रेस हो सकता है ताकि कंप्रेशन और रेरफेक्शन आसानी से हो सके। और इनर्शियल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे, इनर्शियल प्रॉपर्टी जो है वो उसकी डेंसिटी को शो करता है। अब जो है स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड जो है v बराबर होता है अंडर रूट ई अपॉन रो शो कर रहा है डेंसिटी को और ई शो कर रहा है इलास्टिक प्रॉपर्टी को। ई किसे शो कर रहा है, इलास्टिक प्रॉपर्टी को। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स यानी कोई फ्लो होने वाली चीज़ की हम बात करेंगे, तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बराबर होता है अंडर रूट बी अपॉन रो तो डेंसिटी है। अब बी क्या शो कर रहा है, बल्क मॉड्यूलस। अब यहाँ इसमें जो है वो लिक्विड की हम बात करेंगे, गैस में भी हम इसको जो है वो शामिल करेंगे। डेंसिटी ऑफ अ मीडियम, डेंसिटी मैंने बता दी, बी शो कर रहा है बल्क मॉड्यूलस। अब बल्क मॉड्यूलस हमारे पास क्या है, द रेशियो इन चेंज इन प्रेशर टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉड्यूलस क्या है कि जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं ना, तो वॉल्यूम में जो है वो कितनी तब्दीली आती है, उनका जो रेशियो होता है, चेंज इन प्रेशर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आती है, उन दोनों के रेशियो को हम शो करते हैं बल्क मॉड्यूलस। और इसी को आगे हम बात करने जा रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझाता हूँ बल्क मॉड्यूलस की। अब यहाँ थोड़े से हम डेरिवेशन की तरफ पहुँच गए और न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन अज्यूम, एक में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कैमरा फोकस करना चाहिए। न्यूटन अज्यूम दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन कंप्रेशन एरिया इज प्रॉम्प्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय द डिक्रीज इन रेरफेक्शन जोन एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम एयर रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ इसमें क्या कह रहा है, यहाँ में इसमें कहा जा रहा है कि न्यूटन ने अज्यूम किया द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन कंप्रेशन इज प्रॉम्प्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय डिक्रीज इन रेरफेक्शन। अब देखो मैं सर समझाता हूँ, जब भी कोई चीज़ कंप्रेस होती है ना,
यहाँ फिजिक्स में हम पढ़ते हैं हीट वाले चैप्टर में कि जब भी कोई चीज़ कंप्रेस होती है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि कंप्रेस होते वक्त उसके ऊपर क्या किया जाता है, वर्क डन किया जाता है। और जब कोई चीज़ क्या होती है, एक्सपेंड होती है, जब कोई चीज़ क्या होती है, एक्सपेंड होती है, तो एक्सपेंड होते वक्त उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कंप्रेशन के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन रेयरफेक्शन के दौरान क्या होगा, कम होगा। तो न्यूटन ने क्या किया, अज्यूम किया द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन कंप्रेशन एरिया। जब भी वेव, साउंड की वेव जब कंप्रेस होती है तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर इज प्रॉपर्ली न्यूट्रलाइज बाय द डिक्रीज इन रेयरफेक्शन जोन। और जब वो रेयरफेक्शन के दौरान क्या होगा, रेयरफेक्शन के दौरान एक्सपेंड होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो न्यूटन ने कहा ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं भाई, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, यानी टेम्परेचर बढ़ा कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ा कम हुआ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। And for all practical purposes the temperature of the medium air remain constant। लिहाजा जो ओवरऑल जो साउंड वेव जहां से ट्रेवल कर रही होती है उसका टेम्परेचर क्या रहता है, सेम रहता है। दिस मीन्स साउंड ट्रेवल थ्रू एयर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन वो होती है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, सेम। एंड अंडर सच कंडीशन बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन होता है, और टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, और टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये तो बॉयल्स लॉ में हम पढ़ते हैं ना। तो यहाँ इसने न्यूटन ने कहा कि इस पूरी कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा, लिहाजा इस कंडीशन में ये कंडीशन आइसोथर्मल कंडीशन कहलाती है, और इस कंडीशन में बॉयल्स लॉ क्या है, एप्लीकेबल है। अब जो है, इफ द initial pressure is P and delta P is the small change in pressure, so the final pressure is P plus P। अब देखो भाई, इनिशियल प्रेशर जो है, अब दोनों की हम बात करेंगे। बॉयल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ की इक्वेशन ये थी ना, P1 V1 बराबर है P2 V2। अब इसमें P की हम बात करने जा रहे हैं। P क्या है, इफ द इनिशियल प्रेशर इज P इनिशियल प्रेशर है, और प्रेशर के अंदर जो तब्दीली आ रही है ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग, डेल्टा पी इज अ स्मॉल इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर के अंदर जो तब्दीली आ रही है उसे हमने डेल्टा पी कहा। सो द फाइनल प्रेशर इज पी प्लस पी। यानी देखो, इनिशियल प्रेशर जो है वो P1 है, फाइनल प्रेशर P2 है। तो इनिशियल प्रेशर अगर P है तो फाइनल प्रेशर क्या हो गया, P प्लस डेल्टा पी, ये हो गया। अब वॉल्यूम की हम बात करेंगे। द इंक्रीमेंट इन प्रेशर कोस अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम डेल्टा वी। भाई प्रेशर जब भी बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। देन द वॉल्यूम चेंजेस डिक्रीजेस फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम अगर वी है तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी माइनस डेल्टा वी। देखो भाई, प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर को अगर यहाँ मैंने डेल्टा पी को प्लस किया है तो डेल्टा वी को क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, P1 V1 बराबर है P2 V2, और P1 की जगह हमने P रखा तो P2 की जगह क्या रखा, P प्लस डेल्टा P, और V1 की जगह अगर मैंने V रखा तो V2 की जगह रखा V माइनस डेल्टा V। अब जो है वो P जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, P इस डेल्टा से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा P इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल्टा P इससे हो रहा है। तो ये हो गया P डेल्टा V हो गया, प्लस माइनस माइनस, डेल्टा P यहाँ हो गया तो डेल्टा P V हो गया, और डेल्टा P जो है वो प्लस माइनस माइनस डेल्टा P डेल्टा V, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब जो है वो PV यहाँ प्लस में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो PV माइनस PV यहाँ तक हो गया। बाकी ये सारी चीज़ें यहीं रही। PV माइनस PV क्या हो गया, जीरो हो गया यहाँ तक। अब ये PV यहाँ P डेल्टा V यहाँ माइनस में, उसको वहाँ ले गया तो P डेल्टा V क्या हो गया, प्लस में हो गया। बाकी ये दो चीज़ें क्या रही, अपनी जगह सेम रही। अब हमने कहा इफ डेल्टा P इज़ वेरी स्मॉल so do delta V and delta P delta V is even smaller, so this can be neglected, the above equation become। अब देखो भाई, डेल्टा P जो है ना बहुत ही छोटी वैल्यू है। डेल्टा P प्रेशर में जो तब्दीली आती है वो बहुत ही मामूली से आती है। तो प्रेशर में अगर बहुत तब्दीली जो है वो बहुत मामूली से आएगी तो वॉल्यूम में भी जो तब्दीली होगी बहुत मामूली से आएगी। तो यानी ये छोटा नंबर है और ये भी छोटा नंबर है, और जब दो छोटे नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। इतनी कम हो जाती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इसमें देखो डेल्टा P डेल्टा V, ये भी बहुत छोटा नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है, और दोनों छोटे नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा हमने क्या कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया। जिसकी मिसाल मैं दे दूँ कि आपके पास 1 अरब रुपये, और 1 अरब रुपये में एक बंदा आपको कहते हैं 1 रुपया रख ले, या वो कहते हैं 1 रुपया मुझे दे दे, तो 1 अरब रुपये में से 1 रुपये का निकल जाना या प्लस हो जाना या माइनस हो जाना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी मिसाल यही है कि डेल्टा P और डेल्टा V दोनों मल्टीप्लाई होकर इतना छोटा नंबर हो जाता है कि इसका प्लस होना या इसका माइनस होना इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास रह गया P डेल्टा V रह गया, डेल्टा P V रह गया। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब जो है
डेल्टा वी यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पी बराबर हो गया डेल्टा पी वी, और ये हो गया डेल्टा वी। यहाँ तक पहुँच गए। अब वी, ये देखो, अब देखो गौर से, वी डेल्टा वी, ये क्या हो रहा है, दर हकीकत मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अगर डेल्टा पी को अलग लिखूँ तो ये क्या होगा, वी डेल्टा वी क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर मैं मल्टीप्लाई की साइन को चेंज करके डिवाइड करूँ तो मैथ के रूल के मुताबिक क्या हो जाएगा, ये डेल्टा वी ऊपर आ जाएगा, ये वी नीचे आ जाएगा। यही है ना भाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डेल्टा पी मल्टीप्लाई वी डेल्टा वी। अब अगर इस मल्टीप्लाई की जगह साइन को अगर मैं डिवाइड करूँ, साइन अगर चेंज करनी होगी तो मैथ के रूल के मुताबिक इसको ऊपर लाना होगा और इसको नीचे लाना होगा। तो मैंने साइन को चेंज किया, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड किया, डेल्टा वी ऊपर आ गया, ये वी नीचे आ गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है यहाँ तक पहुँच गए, डेल्टा क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो ये क्या हो गया, पी बराबर हो गया डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, यहाँ तक हम पहुँच गए। ओके, अब ये क्या है हमारे पास, ये अब क्या फॉर्मूला बन गया, हम उसकी बात करते हैं। डेल्टा पी जो है, गौर से सुनिएगा, डेल्टा पी जो है ये शो कर रहा है स्ट्रेस को। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ डेल्टा है, ये डेल्टा पी जो है वो किसे शो कर रहा है, स्ट्रेस जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। और ये शो कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को, डेल्टा वी अपॉन वी, यानी वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आ रही है, प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आ रही है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। तो ये है स्ट्रेस, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया कि भाई प्रेशर अप्लाई करने से वॉल्यूम में जितनी तब्दीली आ रही है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहलाता है। तो स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके बराबर होता है, बक मॉड्यूलस। किसके बराबर होता है, बक मॉड्यूलस। तो ये बक मॉड्यूलस का ही तो हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे थे। तो B इज नोन एज बक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। तो B जो है वो बक मॉड्यूलस को शो कर रहा है। पुट दिस वैल्यू ऑफ बक मॉड्यूलस इन इक्वेशन 1। अब मैं आपको इक्वेशन 1 आपको रिकॉल करवाऊं कि इक्वेशन 1 जो हमने यहाँ से शुरू की थी ना, इक्वेशन 1 था ना, बक मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। तो बक मॉड्यूलस का हमारे पास जो है वो फॉर्मूला क्या आ चुका है, बक मॉड्यूलस है हमारे पास किसके बराबर, सिर्फ प्रेशर के बराबर। तो बक मॉड्यूलस की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, प्रेशर। पुट दिस वैल्यू ऑफ बक मॉड्यूलस इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बक मॉड्यूलस की जगह मैंने रख दिया प्रेशर। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर ड्राइव बाय न्यूटन। न्यूटन ने ये फॉर्मूला हमें स्पीड ऑफ साउंड का ड्राइव करके दे दिया। अब जो है हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई न्यूटन का जो फॉर्मूला है, देखो पेपर में अगर डेरिवेशन आ जाए ना, न्यूटन फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ तक ड्राइव करके दे दिया। अब अगर कहता है कि न्यूटन की बेस पर, न्यूटन के फॉर्मूले की बेस पर आप कैलकुलेशन करके बताएं, तो आइए हम कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग मर्करी बैरोमीटर। मर्करी बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। द प्रेशर पी कैन बी कैलकुलेटेड एज, मर्करी जो है हम बात करने जा रहे हैं, मर्करी बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। प्रेशर जो है हम क्या करने जा रहे हैं, कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो P बराबर, प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देखो इस फॉर्मूले में पहले P का फॉर्मूला रखूंगा, फिर P का फॉर्मूला रख के हम सोल्व करने जा रहे हैं। मर्करी बैरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। P किसके बराबर होता है, F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यहाँ क्या होगा, मर्करी का वजन होगा ना, मर्करी की मदद से हम प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो F बराबर किसके, mg, वजन के बराबर mg कर दिया। अब जो है मैं क्या करने जा रहा हूँ, मास निकालने जा रहा हूँ, मास की जगह। तो डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के। भाई डेंसिटी किसके बराबर है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम बराबर है किसके, मास के। यहाँ तक पहुँच गए हम। तो अब जो है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम बराबर है मास के। अब वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। मर्करी बैरोमीटर में क्या होता है, एक तो मर्करी ने कितना एरिया घेरा हुआ है और दूसरा उसकी हाइट कितनी है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो वॉल्यूम की जगह रख दिया एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो डेंसिटी एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट किसकी जगह है, मास की जगह। तो मैं मास की जगह ये रख देता हूँ। तो मास की जगह मैंने रख दिया डेंसिटी, मास की जगह रखा डेंसिटी एरिया हाइट, और जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गया अपॉन ए। ए से क्या हो गया, एरिया एरिया से कैंसिल हो गया। तो अब प्रेशर किसके बराबर हो गया, प्रेशर बराबर हो गया डेंसिटी ऑफ मर्करी। देखो यहाँ डेंसिटी मर्करी की बात हो रही है, तो डेंसिटी ऑफ मर्करी की बात हो रही है। डेंसिटी ऑफ मर्करी, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ तक हो गया। पुटिंग इन इक्वेशन 2, न्यूटन्स का जो फॉर्मूला था ना, जो न्यूटन ने ड्राइव किया था, प्रेशर अपॉन एरिया। तो प्रेशर की जगह मैं क्या करने जा रहा हूँ, प्रेशर की जगह रखने जा रहा हूँ डेंसिटी ऑफ मर्करी, हाइट और जी। ये मैंने यहाँ प्रेशर की जगह रख दिया। अब इन तमाम की वैल्यू को पुट करके हम देखते हैं, इन तमाम की वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि साउंड की वैल्यू क्या आती है। तो मर्करी की डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट जो मर्करी की जो बैरोमीटर में होती है वो 76 सेंटीमीटर है। जी की वैल्यू है 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेंसिटी हवा की, यहाँ एयर की डेंसिटी और ये मर्करी की डेंसिटी है। तो एयर की डेंसिटी जो है वो कितनी है, 0.001293 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आगे हमारे पास एयर की डेंसिटी। इन तमाम की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करके हैं और सॉल्व करके देखते हैं। तो इन तमाम की वैल्यू को हमने पुट करके देखा, 13.6, हाइट को, जी को और हवा की डेंसिटी को। जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 28,100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 281 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ तक न्यूटन के फॉर्मूले के मुताबिक ये आंसर आ गया। इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। जबकि दूसरे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। जबकि न्यूटन ने जो फॉर्मूला बताया उसके मुताबिक आंसर कितना आ रहा है, 281 मीटर पर सेकेंड है। तो हमने कहा दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड। द थ्योरेटिकल वैल्यू जो हमारे पास आ रही है 281 मीटर पर सेकेंड है, इज 16% लेस देन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के मुकाबले में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 332 है, इसके मुकाबले में 16% जो है 16% ये कम आ रही है। दिस डिफरेंस इज बिग इनफ टू बी एक्सेप्टेड। लिहाजा ये 16% का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसको एक्सेप्ट करना जो है वो क्या है, जो है वो नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो न्यूटन ने जो इतना फॉर्मूला था उसमें कुछ करेक्शन की ज़रूरत थी, और लेप्लास नाम का जो साइंटिस्ट आता है वो न्यूटन के फॉर्मूले में क्या करेक्शन करता है, जिसकी वजह से एग्जैक्ट हमारे पास जो स्पीड ऑफ साउंड का आंसर आएगा। तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा कि लेप्लास ने क्या करेक्शन की थी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।